बच्चों पिछली वीडियो हमने बात की थी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म की, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव। तो देख लेते हैं, देखो विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव, देखो विद्युत द्विध्रुव क्या है। ये माना कि प्लस क्यू आवेश है और यहाँ क्या है माइनस क्यू आवेश। एक प्लस क्यू आवेश, एक ऐसा है माइनस क्यू आवेश। तो देखो विद्युत द्विध्रुव क्या है। एक विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश, दो विपरीत प्रकृति के आवेश, एक तो धनावेश, एक क्या है ऋणावेश है। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर कितनी दूरी पर स्थित हो, अत्यल्प दूरी पर स्थित हो। परस्पर कितनी दूरी पर हो, अत्यल्प दूरी पर स्थित हो। तो ऐसे निकाय को क्या कहेंगे हम, विद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गया। देखो दो विपरीत प्रकृति के आवेश, दो विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आप कहोगे सर ये तो बहुत दूर दूर है। अरे तो आपको समझाने के लिए तो ये दूर दूरी बनाने पड़ेंगे, बट ये कैसे हैं, बहुत अल्प दूरी पर स्थित हैं। दो विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर कहाँ स्थित हैं, अत्यल्प दूरी पर स्थित हैं। तो ऐसे निकाय को क्या कहेंगे हम, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया। अब बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव होगा तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। अरे विद्युत द्विध्रुव का क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण का द्विध्रुव आघूर्ण। देखो द्विध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किसी व्यक्त करते हैं, पी वेक्टर से। क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पी वेक्टर क्या है कि ये जो दो आवेश हैं उन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण मतलब उसकी मात्रा, आवेश कितने कूलम का है। तो जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में ये दोनों आवेश कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, और परिमाण में कैसे हैं, समान है। ध्यान रखना परिमाण में समान और होंगे। परिमाण में विद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेश होंगे परिमाण में कैसे होंगे, समान होंगे। जितने कूलम का ये आवेश होगा उतने कूलम का आवेश ये होगा। तो आप विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा इस प्रकार भी लिख सकते हो, दो विपरीत प्रकृति के आवेश परिमाण में कैसे होने चाहिए, समान। तो दो विपरीत प्रकृति के आवेश परिमाण में समान परस्पर कैसे स्थित हों, अत्यल्प दूरी पर स्थित हों, तो उसको क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो परिमाण में समान है तो किसी एक आवेश का परिमाण ले लो, किसी एक आवेश का क्या ले लो, परिमाण। दोनों में से दोनों की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के परिमाण कैसे हैं, समान है। तो किसी एक आवेश का क्या ले लो, परिमाण। हमने क्यों ले लिया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, जो विद्युत द्विध्रुव है उसके दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों के मध्य की दूरी का गुणनफल। तो नहीं मध्य दूरी माना कि हम क्या मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं। आपको वैसे 2a का माना है a मानो, समस्या है। तो इसका जो मध्य बिंदु है माना कि O है, मध्य बिंदु क्या है O। तो आगे हम जो डेरिवेशन करेंगे उसमें हमें इसे आधी दूरी की जरूरत पड़ेगी। अगर हमने इसको a मान लिया तो इसको क्या मानना पड़ेगा, a/2। डेरिवेशन में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, अरे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम पहले से इसको क्यों ना 2a मान लें, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया है, 2a। तो ये दूरी कितनी हो गई, 2a। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल। अब यहाँ ये दूरी है क्या, यहाँ ये विस्थापन भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि नहीं। और एक सीधी दूरी है, स्ट्रेट है, तो इसको क्या कह सकते हैं, विस्थापन। विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश। तो इसको 2a वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो 2a वेक्टर क्यों लिखा है। आप ही कहो सर दूरी पर वेक्टर क्यों लगा रहे हो, अरे विस्थापन है, यहाँ ये क्या है, विस्थापन है या नहीं है। हालांकि मैं दूरी बोल रहा हूँ, अगर इसको आप हटा भी दो तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी या विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब ऐसे ही हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
और वो किसके कारण ज्ञात करना है, हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है। अब इसकी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की दो स्थितियाँ बन सकती हैं। दो क्या है स्थितियाँ, तो और भी हैं बट आपकी 12th क्लास में नहीं, आपकी 12th क्लास में दो स्थितियाँ दी हुई हैं, बाकी आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि विद्युत द्विध्रुव आगुण है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव आगुण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के सदैव विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा की सदैव कैसी होगी? द्विध्रुव आगुण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के सदैव क्या होगी? विपरीत होगी। क्या होगी? विपरीत होती है। इस कंसेप्ट को याद रखना, बहुत काम आता है। विद्युत द्विध्रुव आगुण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के सदैव ऑलवेज विपरीत होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो अब बात कर लेते हैं किसकी? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, हमारे पास भी विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। लेकिन विद्युत क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है ये भी तो समस्या है। कहाँ ज्ञात करना है ये भी तो समस्या है। जैसे माना कि ये विद्युत द्विध्रुव है, माना ये भी क्या है, अभी डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है, यहाँ थोड़ा मामला, चलो ठीक है ये लिख लेते हैं। ए भी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। ए भी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश तथा बी बिंदु पर क्या स्थित है? प्लस क्यू आवेश। तो हमारे पास ए भी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू था, बी बिंदु पर प्लस क्यू है। अब हमें किसी बिंदु पर, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है कि नहीं? तो आप जो 12th में पढ़ोगे वो दो स्थितियाँ हैं। एक तो इसकी अच्छी स्थिति पर, ये यहाँ कहीं रखा हो, कहाँ रखा हो? इसके अक्ष पर, बिल्कुल ये जो अक्ष हो गया इसका, तो इसकी इस अक्षीय स्थिति पर, माना कि यहाँ कहीं रखा हो। यहाँ तक समझ आ गया? तो एक तो इसकी अच्छी स्थिति पर, या एक निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति का मतलब इसके लंबवत। निरक्षीय स्थिति का मतलब लंबवत। ऐसे ये लंबवत रेखा है, तो इसके यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, कहीं भी रखा हो। तो ये दो डेरिवेशन आपके 12th क्लास में दिए हुए हैं। तो अगर ये आपको यहाँ इधर कहीं पढ़ना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला वो NCERT में दिया हुआ है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। कमेंट करके बताना यदि आपको पढ़ना हो। तो नहीं तो मैं राजस्थान बोर्ड की टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो नंबर लाने हैं तो राजस्थान बोर्ड की टॉपिक पढ़ो। बाकी टाइम वेस्ट करना है तो इधर उधर करते रहो, कुछ नहीं है। तो केवल दो ही डेरिवेशन कराऊंगा मैं, एक तो अच्छी स्थिति वाला, एक निरक्षीय स्थिति वाला। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कौन सा कर लेते हैं? अच्छी स्थिति वाला कर लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु कहाँ स्थित हो? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर। देखो अच्छी स्थिति के लिए क्या होगा, माना कि अच्छी स्थिति यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? P। कोई बिंदु क्या है? P, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो मैंने आपको बता चुका हूँ धनावेश के कारण क्षेत्रिकाएं क्या होती हैं? निकलती हैं। धनावेश के कारण क्षेत्रिकाएं निकलती हैं, ऋणावेश के कारण क्षेत्रिकाएं अनंत से आती प्रतीत होती हैं। तो इसका मतलब धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा? माना कि इधर हो गया, इसको आप क्या कह दो? माना कि E1 वेक्टर। क्या कह दिया मैंने? यहाँ जो E1 वेक्टर है वो किस आवेश के कारण है? धनावेश के कारण। किसके कारण है? तो धनावेश के कारण ही तो क्षेत्रिकाएं निकलेंगी इधर। तो यहाँ जो E1 वेक्टर है वो किसके कारण है? धनावेश के कारण। तो यहाँ जो E2 वेक्टर है वो किसके कारण है? ऋणावेश के कारण। अरे ये ऋणावेश है, ऋणावेश के कारण क्षेत्रिकाएं इधर होंगी, या विद्युत क्षेत्र इधर होगा? होगा कि नहीं होगा? मैं आपको कह चुका हूँ ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र धनात्मक होता है।
और इसका माना कि द्विध्रुव ए बी है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश था, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ। मध्य बिंदु क्या है? ओ। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है या द्विध्रुव की दूरी क्या है? 2a। कितनी है? 2a। या ए काट पीट के लिख दो इसको। ये दूरी कितनी है? a। और ये दूरी कितनी है? काम आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ a/2 करते हो तो प्रॉब्लम आती है, थोड़ा डेरिवेशन बढ़ जाता है और कुछ नहीं है। अब बताओ कि यहाँ बिंदु O से P की मध्य दूरी कितनी है? माना कि r है। कितनी मान लो? r। बिंदु O से P की मध्य दूरी कितनी है? r। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो, हमें रट्टा नहीं लगाना है कुछ भी। डेरिवेशन कैसे करना है? जो हमने काम किया उसको पहले थ्योरी लिखनी है थोड़ी सी। कैसे लिखनी है? माना ए बी क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश था, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र। देखो, परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लो। बिंदु आवेश के कारण आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर चुके हो, Q अपॉन R स्क्वायर। Q अपॉन ज्ञात किया है कि नहीं किया है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी हम सेपरेट ज्ञात कर लेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र, जिसको हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू आवेश दिख रहा है कि नहीं? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। बिंदु P पर क्या है? विद्युत क्षेत्र। यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या है? E1 वेक्टर। अरे इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र क्या है? E1 वेक्टर है या नहीं है? तो E1 वेक्टर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में आपको पढ़ा चुका हूँ, KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ R स्क्वायर उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? ये वाली R नहीं चलेगी, ये वाली R नहीं चलेगी। इन दोनों के मध्य की दूरी, ये R कहाँ से कहाँ तक की दूरी है? मध्य बिंदु तथा मध्य बिंदु से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दूरी है। जबकि हमें R का कौन सी जरूरत है? इन दोनों के मध्य की दूरी। तो बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? R। यहाँ से यहाँ तक क्या है? तो अगर इसमें से अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो ये आ जाएगी। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस ए। होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? उन दोनों के मध्य की दूरी। तो इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? R माइनस ए का स्क्वायर। हुआ कि नहीं होगा? तो R माइनस ए का स्क्वायर। अब सदिश व्यक्त करने के लिए यहाँ हमने वेक्टर लिखा है, तो सदिश रूप में यहाँ P कैप लगाएंगे। P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। एकांक है, परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकांक सदिश ही तो है, केवल दिशा को व्यक्त करेगा। ये समझ में आ गई कि नहीं बात? अब बात कर लेते हैं किसकी? माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो E2 वेक्टर है, क्या है? E2 वेक्टर। देखो E2 वेक्टर है या नहीं है? E2 वेक्टर क्या आएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर ही है। लेकिन R क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? A। तो क्या हो जाएगा? R प्लस A। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल यहाँ से R प्लस A। कहाँ तक की दूरी? यहाँ तक की दूरी। बात समझ आ गई कि नहीं? क्या हो जाएगी? R प्लस A। तो यहाँ क्या यूज करेंगे? KQ अपॉन R प्लस A का वर्ग और P कैप। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ
ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये ऋणावेश है तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। या आप यहाँ पर पी कैप माइनस रख सकते हो, क्योंकि ये इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, उसके विपरीत दिशा ये होगी कि नहीं होगी। तो धनावेश के कारण द्विध्रुव आघूर्ण और ऋणावेश के कारण द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा परस्पर कैसी होगी, विपरीत। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कैसे भी लगा लेना, या तो विद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग लगा लेना या द्विध्रुव आघूर्ण के अकॉर्डिंग लगा लेना, कैसे भी लगा लेना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र बात करें, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, माना कि ई वेक्टर क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अरे दोनों विद्युत क्षेत्र कैसे हो जाएंगे, जुड़ेंगे कि नहीं। तो इनका मान रख दो। E1 वेक्टर क्या है, KQ/R-A का स्क्वायर। अब ये देखो ये माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस हो गए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, KQ/R- क्या है, R+A का स्क्वायर। अब पी कैप को मैं कॉमन ले लेता हूँ, पी कैप क्या आ गया, कॉमन, के बाद में ले लेंगे, या फिर पी कैप यहाँ रख दो, पी कैप इंटू पी कैप बाद में कॉमन ले लेना। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो इसके बाद इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, KQ 1/R-A का स्क्वायर माइनस 1/R+A का स्क्वायर पी कैप कहाँ कॉमन आ गया, पीछे की ओर, पी कैप पीछे। तो यहाँ KQ यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब हमें इसको हल करना है, थोड़ा सा समीकरणों की तरफ जाओ। R-A का स्क्वायर R+A का स्क्वायर, इसका लघुत्तम लेने के बाद क्या आएगा, गुणनफल क्या आएगा, योग क्या आएगा। देखो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, टोटल ई वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, KQ लघुत्तम क्या आ रहा है, R-A का स्क्वायर और R+A का स्क्वायर। अब देखो इससे ये कट गया, ये बचा, तो R+A का स्क्वायर माइनस R-A का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो एक फॉर्मूला बन गया। देखो कौन सा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके दो तरीके हैं। देखो पहला तरीका क्या है, एक तो इसको खोल लो, A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर, दोनों को खोल लिया। खोलने के बाद में आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अगर वो उसको नहीं खोलना, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो देखो डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला होता है, A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4AB। क्या होता है, 4AB। डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट याद नहीं करो तो मैं बता तो रहा हूँ, इसको खोल लो, A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर। जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो कहाँ जाओगे, 4AB, यहीं आओगे निश्चित रूप से। बात समझ आ गई कि नहीं। पर शॉर्ट और देखा जाए तो ऐसे कर लो 4AB। तो यहाँ क्या आएगा, इसका मतलब 4AB का मतलब यहाँ क्या है 4AR। तो ई वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, KQ 4AR अपॉन R-A का स्क्वायर R+A का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं यहाँ तक। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब ई वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं। ई वेक्टर इक्वल KQ 4AR अपॉन R-A का स्क्वायर और R+A का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गए। अब एक बात बताओ, यहाँ जो R है मध्य बिंदु O से बिंदु P के मध्य की दूरी है, काफ़ी अधिक है।
अब बात करें ए की, तो ए क्या है? मध्य बिंदु तथा आवेश की मध्य की दूरी। मैंने आपको द्विध्रुव की परिभाषा क्या पढ़ाई थी? दो विपरीत प्रकृति के आवेश, दो विपरीत प्रकृति के आवेश परमाणु में कैसे होने चाहिए? समान। तो समान परमाणु के दो विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हों। परस्पर अत्यल्प, कैसी दूरी? अत्यल्प। और ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक अत्यल्प कह रहा हूँ मैं। दोनों आवेश की मध्य दूरी कैसी है? अत्यल्प। और ये कैसी है? अत्यल्प का भी याद आ? अरे अत्यल्प बटे दो, मतलब अत्यल्प से भी अत्यल्प, मतलब हम क्या कह सकते हैं? नगण्य कह सकते हैं कि नहीं? तो आर के सापेक्ष हम दूरी ए को क्या कह सकते हैं? नगण्य। अरे नगण्य मान सकते हैं कि नहीं? अर्थात हम इसकी क्या कर देंगे? उपेक्षा कर देंगे। नगण्य मानने के मतलब हम इसको क्या मान लेंगे? 0 मान सकते हैं कि नहीं? तो हमें यार क्या लिखना है? चूंकि, कौन सी की? चूंकि। तो यहाँ क्या लिखना है? चूंकि ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, ए इज वेरी वेरी लेस देन आर। ए का मान है जो आर से कैसा है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो यहाँ ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, तब ए को आर के सापेक्ष कैसा मानने पर? नगण्य मानने पर। आर के सापेक्ष कैसा मानने पर? नगण्य मानने पर। जब इसको नगण्य मानेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ई वेक्टर, हाँ आपका पी कैप कहाँ रह गया भाई? उसको मत भूलो कभी। पी कैप का भी क्या करना है आपको? सुमिरन करना है। अरे ये भी एक देवता मान के चलो इसको भी, इसका भी सुमिरन करके चलना है आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा? के क्यू। अब ए को आर के सापेक्ष क्या मान लिया है? नगण्य। तो 0 हो गया। तो यहाँ क्या बचा? आर स्क्वायर। यहाँ भी क्या बचा? आर स्क्वायर। अरे इसको 0 रखो तो आर माइनस 0 क्या बचेगा? आर का स्क्वायर। आर प्लस 0 मतलब आर का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4AR अपॉन क्या हो जाएगा नीचे? आर की पावर 4 पी कैप। आर की पावर 4 होगा कि नहीं होगा? अरे आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर की पावर 4 हो गया, बातें जुड़ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं किसकी? आर से आर कट गया, के क्यू 4A अपॉन आर पी कैप। या फिर आप बच्चों की तरह मत करो, देखो ई वेक्टर यहीं से सेट कर लो। आर से तो आर कट ही गया, यहाँ के आर क्यू बचा केवल। अब 4AQ, तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ध्यान देना कि मैंने 2 तो आगे रख लिया है, 2 तो पहले रख लिया। के क्यू डॉट 2A अपॉन आर क्यू पी कैप। देखना एडजस्टमेंट कैसा है, समझ में आ गया एडजस्टमेंट क्या है? देखो 4A इसको मैंने लिख दिया है 2.2A, 4A को किसमें तोड़ दिया है? 2.2A में। अब ये इस 2 को तो कहाँ रख दिया है? आगे। इस वाली 2 को तो कहाँ रख दिया है? आगे रख दिया है। तो 2A को कहाँ छोड़ दिया है? वहीं छोड़ दिया है। और ये Q कहाँ रख दिया है? वहीं वहीं है। पी क्या भाई? और ये आर से आर कट गया, तो यहाँ आर क्यू बचा केवल। यहाँ तो समझ में आ गया कि नहीं? मैंने रखा क्यों, ऐसा किया क्यों? क्योंकि ये हमारा कुछ बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? बताओ क्या बन रहा है? अरे पी वेक्टर बन रहा है कि नहीं? पी वेक्टर बन रहा है कि नहीं? अरे पी इक्वल क्या है? चूंकि पी इक्वल क्या है? 2AQ है या नहीं है? या Q2A का लो, Q2A एक ही बात है। द्विध्रुव आघूर्णी परिभाषा क्या है? किसी एक आवेश का परमाणु तंत्र मध्य दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है कि नहीं? तो ये एडजस्टमेंट वही हो गया कि नहीं? 2AQ या Q तो 2A, तो क्या हो जाएगा? ई वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा? 2 तो 2 ही रहेगा, K तो K रहेगा। तो यहाँ इस जगह पर क्या आ जाएगा? P वेक्टर और अपॉन आर क्यू पी कैप। तुम्हारा ये क्या आ गया? फॉर्मूला। क्या आ गया? फॉर्मूला 2KP अपॉन आर क्यू। फॉर्मूला क्या है अपना? 2KP अपॉन आर क्यू। तो हमने यहाँ क्या ज्ञात किया है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 2KP अपॉन आर क्यू। समझ आ गया?
किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र 2 kp/r³ होता है। देखो कैसी है यार, डेरिवेशन आपके सामने है। अब एक टॉपिक और रह गया इस अध्याय का, सॉरी 2 टॉपिक रह गए, अच्छी स्थिति वाला, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों को कर लेंगे और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा।